हेलो गाइज, नमस्कार। हम पप्पू सर पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं आज लेकर के ये नया वीडियो। आज हम आप लोगों को बताएंगे ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए गाइज, आज स्टार्ट होता है ज्योमेट्री। कहते हैं कि अगर हमें जिंदगी में कुछ नया करना है तो हमें आसान नहीं कठिन रास्ता चुनने होंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे मस्तिष्क को प्रत्येक दिन चेंजेबल बना के भेजा है। हमारे मस्तिष्क में ऐसा कंज्यूमर सेट किया है, ऐसा सिस्टम सेट है हमारे मस्तिष्क के अंदर कि प्रत्येक दिन हमारे मस्तिष्क कुछ नए सोचने के लिए डेवलप्ड होते हैं। हमारे मस्तिष्क रोज नए नए बातों को सोचते हैं। नए बातों को करने के कारण ही, नए बातों को सोचने के वजह से ही हमारे मस्तिष्क जो है हमको ज्यादा परेशानी या टेंशन में डाल देते हैं। तो हमारे परेशानी और टेंशन के वजह से ही हम लोग एक नए मुकाम, नए आयाम को प्राप्त करते हैं, एक नया मंजिल हासिल करते हैं। तो गाइस, अगर आसान ट्रिक, केवल रास्ते को अगर हम चुनते हैं तो हमें रास्ते भटकने का डर रहता है, और हम अगर मुश्किल रास्तों को जानते हैं तो आसान रास्ते को पकड़ना हमें आसान हो जाता है। इसलिए हम आज आप लोगों को ज्योमेट्री के बारे में डिटेल से बताएंगे और आपको रास्ते, मुश्किल रास्तों में आप लोगों को घुमाने का प्रयास करेंगे। मुश्किल रास्तों से आप लोगों को हम ज्योमेट्री तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस, आज हम जानते हैं मैथमेटिक्स के एक विशेष चैप्टर ज्योमेट्री के बारे में। जियो प्लस मैट्रन, जियो और मैट्रन से मिलकर बना है ज्यामिति। जियो का मतलब होता है गाइस, ये जियो सिम वाला जियो नहीं, जियो मतलब होता है भूमि, मेजरमेंट माने मापन, भूमि के मापन, ज्योमेट्री, भूमि के मापन के अध्ययन के मैथ को हम ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति के वैसे भाग जिसमें हम भूमि के मेजरमेंट का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति कहलाती है। ज्यामिति गाइस हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग तरीकों से ज्योमेट्री का विकास हुआ। ज्योमेट्री के विकास में अच्छा योगदान रहा हमारे देश के ही नहीं, विदेशों के मैथमेटिशियन थेल्स साहब का, पाइथागोरस साहब का भी योगदान रहा। हमारे मैथमेटिक्स में थेल्स साहब के थ्योरम भी आए हैं, पाइथागोरस साहब के भी थ्योरम इसमें जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे मैथमेटिक्स में भूषण साहब के भी थ्योरी है, आर्यभट्ट साहब के भी थ्योरी है, और सारे कई मैथमेटिशियनों ने जिन्होंने हमारे मैथमेटिक्स को ज्योमेट्री के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उन सभी का थ्योरी हम लोग पढ़ते आएंगे और पढ़ेंगे भी। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के मैथमेटिशियन आर्यभट्ट साहब और भूषण साहब भी ज्योमेट्री में बहुत अच्छा योगदान दे चुके हैं। तो गाइस, आज हम ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्यामिति के बारे में। इसमें स्टार्ट करते हैं बिंदु से, पॉइंट से। पॉइंट क्या है? पॉइंट है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब जिसमें केवल केवल आभास हो। अगर हम कई रास्तों में जा रहे हैं और हमें आभास है कि यहाँ भूत है, भूत का केवल आभास है हमें कि यहाँ भूत है, हो या न हो उसका हम चर्चा छोड़ देते हैं। ओनली आभास है भूत है तो हम डर के जाते हैं उस रास्ते से। अर्थात ज्योमेट्री में पॉइंट भी वही चीज है। ये जो प्लेन है इस पर आपको पॉइंट दिख नहीं रहा है, फिर भी आप यहाँ पर लाइट के इस घेरा को देखिए, इस घेरा को, ये घेरा कई पॉइंटों से मिलकर के बना हुआ है, कई पॉइंटों से मिलकर के ये घेरा, और इस पॉइंट को हम इसे रोक दिए तो वो घेरा भी बंद हो गया। अर्थात ये जो बोर्ड है ये भी कई बिंदुओं से, बारीक बारीक बिंदुओं से मिलकर के बने हुए हैं, तो हम इसी को पॉइंट कहते हैं, अर्थात बिंदु कहते हैं। वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य हो। उसके बाद होता है रेखा। रेखा क्या है? उससे पहले हम जान ले कि बिंदु, अगर दो बिंदु, चलिए रेखा के बारे में जानते हैं, फिर हम बिंदु से चर्चित करेंगे। रेखा वह है जिसमें लंबाई हो जबकि चौड़ाई एवं मोटाई नगण्य हो। लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई तथा मोटाई उसका नगण्य हो तो वो रेखा है। रेखा वह है जिसमें लंबाई हो
जबकि चौड़ाई तथा मोटाई क्या हो, नगण्य हो। तो रेखा हो गई। अब रेखा को दोनों ओर एरो लगा करके, तीर लगा करके डिनोट करते हैं। रेखा को दोनों तरफ तीर लगा करके डिनोट इसलिए करते हैं, ये तीर आपको बताता है कि ये रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जा रही है। ये रेखाएं दोनों दिशाओं में अनंत तक जा रही है, अर्थात रेखा का दोनों तरफ अंत नहीं है। रेखा क्यों ना वह सरल हो, क्यों ना वह वक्र हो। रेखा दो तरह के हुए, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो गाइस, रेखा जो है सरल रेखा और वक्र रेखा, इसके बाद हम फिर पुनः चर्चा करेंगे कि रेखाएं अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। अगर दो बिंदुओं से एक रेखा गुजरती है तो वह संरेखी कहलाती है। वे दोनों बिंदुओं क्या कहलाएगी, संरेखी। अगर दो बिंदु वल्ली डाल दिए और एक रेखा बीच से गुजार दिए तो वे संरेखी कहलाएंगे। कौन, दोनों बिंदु। और दो से अधिक बिंदु जो एक रेखा में एक सिद्ध में ना हो, वे बिंदुएं असंरेखी बिंदुएं कहलाएगी। तीन बिंदुएं अगर एक रेखा में नहीं डाले हैं तो ये असंरेखी बिंदु है। अगर दो बिंदु डाले हैं एक रेखा में है तो ये संरेखी बिंदु है। अगर तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु भी एक रेखा में डाल दिए तो ये संरेखी बिंदु है। अब आइए, ये हुआ कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। अब हम चर्चा करते हैं एंगल का। जब दो रेखाएं या दो किरणें, किरणें का मतलब होता है जिसके एक एंडिंग पॉइंट हो, लास्ट छोर हो, आदि छोर हो, अंत छोर हो। अगर किसी रेखा का एक आदि छोर हो, अंत छोर हो, या शुरुआत का एक छोर हो और एक तरफ तीर लगा रहे, एक तरफ छोर हो और दूसरा तरफ तीर लगा रहे, अंत छोर और एक किनारा हो और दूसरा एज के साथ साथ एक तरफ एरो लगा हुआ हो, तो ये हो जाता है क्या गाइस, ये हो जाता है किरण। और दो किरण जिस बिंदु पर झुकते हैं एंगल का निर्माण करते हैं। दो किरण अगर किसी बिंदु पर झुकेंगे तो क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। तो दो किरणों के झुकाव को हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। इसे हम साधारणतया अल्फा, बीटा, थीटा आदि से हम डिनोट करते हैं। अब कोण के भी कई टाइप्स हैं, कई प्रकार हैं। पहले एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। न्यून कोण वैसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। निगेटिव में नहीं जाएंगे हम, पॉजिटिव में, अर्थात वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद सेकंड होता है राइट एंगल, समकोण। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। थर्ड टर्म आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम का कोण है तो वह अधिक कोण है। और रैखिक कोण, लीनियर एंगल होता है, 180 डिग्री के कोण को हम रैखिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री का कोण क्या है, रैखिक कोण। और पुनर्युक्त कोण है या पूर्ण कोण है, 180 डिग्री से अधिक यानी 360 डिग्री का पूरा कोण है तो पूर्ण कोण हुआ, होल एंगल हुआ। ऐसी हम एंगल के बारे में भी चर्चा किए। वनली हिंट्स कर रहे गाइस, क्योंकि आपको 10th के क्लास में जो पढ़ना है वह ट्राइंगल से स्टार्ट होगी, तो वनली हम हिंट्स कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद होता है, अब आप जानेंगे, चलिए हम ट्राइंगल पर ही फिर चले जाते हैं। ट्राइंगल, ट्राइएंगल, त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं तीन असंरेखी बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अगर तीन असंरेखी बिंदु है और से घिर करके एक रेखा बन, एक क्षेत्र एरिया बन गया तो वह ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल को हम डेल्टा से सूचित करते हैं। डेल्टा, देखिए ट्राइंगल को डिनोट किससे करते हैं, तो ये हुआ डेल्टा। इस डेल्टा से हम ट्राइंगल को डिनोट करते हैं। अब आइए, ट्राइंगल को जब हम डेल्टा से डिनोट करते हैं तो डेल्टा से डिनोट के बाद और क्या होता है ट्राइंगल में, ट्राइंगल के टाइप होते हैं। ट्राइंगल का पहला टाइप होता है एंगल के बेसिकली। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोण 90 डिग्री से अगर छोटे हो तो वे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होता है गाइस, वो ट्राइंगल होता है
न्यून कोण त्रिभुज। जब 90 डिग्री से छोटे होंगे उसके तीनों एंगल तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अगर 90 डिग्री के इक्वल हो कोई भी एंगल तो वह कौन सा ट्रायंगल हो जाएंगे? समकोण त्रिभुज। और यदि किसी भी ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल नहीं, कम से कम एक एंगल, अगर किसी ट्रायंगल का ओनली वन एंगल अगर टोटल कर दिए होंगे तो सॉरी, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो वह समकोण हुआ, और किसी भी ट्रायंगल का कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो तो अधिक कोण हुआ। एक दूसरा होता है भुजा के बेसिकली ट्रायंगल। भुजा के बेसिकली ट्रायंगल क्या है? तो गाइस भुजा के बेसिकली ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल के ट्रिपल मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो। किसी त्रिभुज के अगर तीनों भुजा बराबर हो जाते हैं तो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे गाइस? समबाहु त्रिभुज। और दूसरे टाइप के ट्रायंगल होंगे जिस ट्रायंगल के ओनली टू साइड्स इक्वल हो, दो भुजा केवल बराबर हो, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और कुछ ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिसके तीनों भुजा अल्टरनेट होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं किसी भी त्रिभुज जिसके तीनों भुजा इक्वल हो या इक्वल नहीं हो, इस त्रिभुज की चर्चा करते हैं। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है त्रिभुज में समरूप आकृतियां। आइए ट्रायंगल में ही आपको पढ़ना है गाइस समरूप आकृतियां, सिमिलर शेप्स। तो चलिए समरूप आकृतियों के बारे में जो पढ़ेंगे तो समरूप आकृतियां क्या है। आप गाइस हमारे छाया को देख रहे होंगे, यहां देखिए हमारा छाया शैडो बन रहा है। क्या हमारे जैसा बन रहा है या हमसे हमारा छाया किसी बॉक्स जैसा तो नहीं बन रहा है? हमारा छाया किसी दीवार जैसा नहीं ना बन रहा है। जब हम देख रहे हैं इधर तो देखिए हमारा छाया कैसा बन रहा है, या हम उंगली दिए यहाँ, आप देखिए गाइस उंगली का छाया कैसा बन रहा है, उंगली जैसा बन रहा है या दूसरा चीज जैसा? हाँ आप कहिएगा सर किसी जानवर जैसा चेहरा लग रहा है यहाँ पर उंगली का, तो वो अलग बात है। लेकिन हम जब हाथ का बना रहे हैं तो हाथ के जैसा ही दिख रहा है ना, ऐसा ही मुड़ा हुआ, ऐसे ही 5 फिंगर दिख रहे हैं। अर्थात हमारे शरीर के जितने भी पर्सन का छाया बनता है वह हमारे शरीर के जैसा ही है, अर्थात हमारी समरूप आकृतियां हैं। अगर हम अपना पिक्चर बनाए कैमरा से, अगर हम अपना पिक्चर खींचते हैं तो वह हमारे जैसा ही दिखता है। अर्थात गाइस क्या है बात उसमें? हमारी पिक्चर हमारे समरूप है। अगर हम बिल्ली को देखें और बिल्ली के छोटे से बच्चे को देखें तो वे आपस में क्या होते हैं? एक समान रूप का, इसलिए हम उसको समरूप बोलते हैं। अब देखिए गाइस अगर हम देखें एरोप्लेन को और उसके छोटे से खिलौने वाले पिक्चर को, वे दोनों एक जैसे दिखेंगे ना? जरूर दिखेंगे। तो वो एरोप्लेन का समरूप शेप हुआ, समरूप आकृतियां होंगी। हम मैप लेते हैं मकान का, तो मकान का जो ओरिजिनल फंडिशन है उसको छोटा करके मैप में बनाया जाता है। आप उसको देखिए, आप इंडिया को ही देखिए, पूरे उसके नक्शा को देखिए और इंडिया के छोटे से नक्शा को देखिए। इंडिया को अगर आप घूमने लगेंगे चारों तरफ बाउंड्री पर, इसके LOC पर LAC पर लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC या LOC पर अगर आप घूमने लगिएगा चारों तरफ, अगर हम अपने सीमा पर अगर पूरे इंडिया में घूमे तो वो भाग हम फोटो खींच करके लाए और उसी का छोटा सा पिक्चर हम फोटो खींच करके लाए और देखें, दोनों एक जैसा दिखेगा। लाइन कंट्रोल ऑफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, अर्थात वह हो गया उसका समरूप। तो समरूप आकृतियों में पहले आते हैं हम वृत्त के समरूप आकृतियों की चर्चा करते हैं। अगर दो या अधिक सर्कल, दो या दो से अधिक वृत्त, पहले आ जाइए हम
समरूप रेखा की चर्चा से स्टार्ट करें, तब सर्कल पर जाएंगे। यदि दो रेखाएं अगर स्ट्रेट हो, सीधी हो, उसका लंबाई चौड़ाई क्यों न डिफरेंस हो, लेकिन दोनों रेखा सरल रेखा हो, तो वे दोनों रेखाएं समरूप होगी। 5 मीटर का रेखा और 10 मीटर का रेखा भी क्यों न हो, तो वे दोनों रेखाएं आपस में समरूप एक जैसा होगा। वही एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो और दूसरा क्या हो, सीधी रेखा हो, तब वे समरूप नहीं होंगे। एक कोण 60 डिग्री का बड़ा सा कोण हम खींचे और 60 डिग्री का छोटा सा एंगल खींचे, ये भी एंगल 60 डिग्री का है, ये भी एंगल 60 डिग्री का है। आप छोटा भी एंगल खींच सकते हैं, बड़ा भी एंगल खींच सकते हैं, लेकिन एंगल का झुकाव सेम होगा। इसको हम कहते हैं एंगल में सिमिलर। 60 डिग्री के सभी कोण आपस में समरूप हो जाएंगे, 90 डिग्री के सभी एंगल समरूप हो जाएंगे। सेम एंगल अगर 5 या 10 खींच दिए तो 10 एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सिमिलर एंगल के बाद सिमिलर शेप, आकृतियों में अब आ जाते हैं ट्राइंगल। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, उसके कई टर्म है 9th क्लास के बेसिकली। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि इनकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के इक्वल हो। अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, अगर इसकी ये भुजा इसके इक्वल है, इसकी ये भुजा इसके इक्वल है, इसकी ये भुजा इसके इक्वल है, तो ये समरूप होंगे। एक बात। दूसरा बात, अगर इक्वल नहीं भी है तो भी समरूप होते हैं। तो कैसे होते हैं समरूप? अगर इक्वल नहीं है तो गैस, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होता है, एक कंडीशन लगता है, इसका संगत भुजा का अनुपात, इसके संगत भुजा का अनुपात और इसके संगत भुजा का अनुपात आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल का ये साइड है 5 mm, ये 10 mm, ये 12 mm, ये है 10 mm, ये है 20 mm, cm या mm लेते हैं, ये है 24 m। तो 5/10, 10/20, 12/24, क्या ये सब इक्वल है? देख लेते हैं। 1/2, 1/2, 1/2, तीनों का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इक्वल होते हैं, अर्थात ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। तो पहला बात बोले, अगर तीनों भुजा तीनों के इक्वल है तो भी वह सिमिलर है। अगर तीनों संगत भुजा, इसके संगत आमने सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, संगत करस्पॉन्डेंस साइड्स, संगत भाग अगर एक ही अनुपात में है, एक ही रेशियो में है, तो भी वह समरूप है गाइस। उसके बाद थर्ड टर्म क्या होता है? नेक्स्ट टर्म होता है कि किसी दो ट्रायंगल में दो साइड्स के बीच का एंगल, दोनों साइड्स और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल हो तो भी वे समरूप होंगे। दो साइड्स के संगत भाग, जैसे पहले ट्रायंगल का पहला साइड्स, उसके बीच का एंगल और दूसरा साइड, दूसरे ट्रायंगल के वही सेम साइड्स और उसके बीच के एंगल अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि वे दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप। एक दूसरा, और इसमें क्या टर्म बनता है? अगर दोनों साइड्स जिसके बीच में एंगल है, वे दोनों साइड्स अगर एक ही अनुपात में हो एक त्रिभुज के, एक बार देख लीजिए गाइस, हम थोड़ा समझाते हैं। इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बट्टा इतना हो, ये संगत भाग है इसके, इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना तथा इसके बीच का एंगल आपस में इक्वल हो, जितना डिग्री का ये एंगल उतना डिग्री का ये एंगल, तो भी ये दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे, तो भी ये ट्रायंगल क्या होंगे? समरूप। गाइस, पहला जो समरूपता की कसौटी थी वह था SSS, भुजा 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 समरूपता की कसौटी, जिसमें तीनों साइड्स आपस में एक ही अनुपात में थे। दूसरा में देखिए, ये साइड इसके अनुपात में, ये साइड इसके अनुपात में और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इसको हम कहते हैं SAS,
भुजा कोण भुजा, ए मतलब एंगल, एस मतलब भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी हुआ ये। और तीसरा होता है गाइस, अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये 60 डिग्री ये 80 डिग्री के एंगल है, ये 60 डिग्री और ये भी 80 डिग्री के एंगल है, और ये दोनों भुजा आपस में एक ही अनुपात में है। दो कोण और उसके अंतर्गत की भुजा, दो कोण और उसके अंतर्गत की भुजा, दो कोण बराबर होना चाहिए, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, संगत कोण समान हो, और संगत कोण दोनों संगत कोण के बीच का जो भुजा है वो भी एक अनुपात में हो, इतना बटा इतना, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये भुजा एक ही अनुपात में हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं ए समरूपता की कसौटी। क्या बोलते हैं गाइस, ए समरूपता की कसौटी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टर्म, अगर किसी ट्रायंगल के पहले ट्रायंगल के तीनों कोण दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोण के इक्वल हो, सपोज दैट किसी ट्रायंगल के पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, और दूसरा ट्रायंगल उसका भी तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री का, तो भी वे दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। इसको हम कहते हैं ए समरूपता की कसौटी। या दो ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल के दो कोण और दूसरे ट्रायंगल के दो कोण अगर इक्वल हैं, तो इसको कहते हैं समरूप, ए समरूपता की कसौटी से ये समरूप होता है। उसके बाद समरूपता की एक और कसौटी होती है समकोण त्रिभुज में, एक कोण समकोण हो, दूसरा कर्ण दोनों का इक्वल हो, और समकोण बनाने वाली कोई एक भुजा बराबर हो। पहले समकोण त्रिभुज हो दोनों, दूसरा इसके कर्ण एक अनुपात में हो या दोनों का कर्ण आपस में इक्वल हो, और थर्ड समकोण बनाने वाली कोई एक भुजा आपस में क्या हो, समकोण बनाने वाली एक भुजा आपस में बराबर हो या एक ही अनुपात में हो, तो भी वे समरूप होते हैं। इसको कहते हैं RHS समरूपता की कसौटी। तो चलिए गाइस, हम फिर आगे नेक्स्ट बढ़ाते हैं टॉपिक को। त्रिभुज के बाद आ जाते हैं चतुर्भुज पर। चतुर्भुज में क्या होता है, इसके संगत भुजा तो आपस में एक ही अनुपात में होना भी चाहिए, और इसके संगत कोण भी आपस में इक्वल हो। एक क्या हो, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो चतुर्भुज में, और दूसरा इसके संगत कोण आपस में समान हो, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में समरूप। दो चतुर्भुज तब समरूप होगा जब उसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होंगे एवं संगत कोण आपस में समान होंगे। ऐसा ही पंचभुज में है, षटभुज में है, और सभी आकृतियों में। अब सर्कल में आइए, दो सर्कल दो वृत्त तब समरूप होंगे यदि उनके रेडियस आपस में इक्वल होंगे। दो सर्कल तब समरूप होंगे जब उसके रेडियस आपस में इक्वल होंगे। जब त्रिज्या दो सर्कल का आपस में इक्वल हो जाएगा तो वे दोनों सर्कल समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। या अगर नहीं भी हुआ इक्वल तो भी सिमिलर होगा। इसकी त्रिज्या दूसरे सर्कल के त्रिज्या के इक्वल नहीं भी होती है तो भी हम उसको समरूप कह सकते हैं। अब होना क्या चाहिए, दोनों सर्कल होना चाहिए, कहीं पर दोनों सर्कल में झुकाव नहीं होना चाहिए। दोनों सेंटर और रेडियस, सेंटर और सरकमफ्रेंस जो होता है, परिधि जो होती है, एक सर्कल का होना चाहिए, एक वृत्त का होना चाहिए। तो आइए गाइस, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। इसके बाद आ जाइए, वृत्त तक हम आ गए। अब समरूप के बारे में जान गए, तब एक बार सर्वांगसम को फिर से खोल दें। दो आकृति हूबहू जब एक जैसा होता है तब सर्वांगसम होता है। दो त्रिभुज तब सर्वांगसम होते हैं जब उसके, यानी रेखा, पहले रेखा से आते हैं, दो रेखा तब सर्वांगसम होंगे जब उसके लेंथ आपस में इक्वल होंगे। 5 मीटर का रेखा, दूसरा भी 5 मीटर का रेखा है तो वे दोनों सर्वांगसम होंगे। कोण, अगर कोई कोण 60 डिग्री का है, दूसरा भी 60 डिग्री का है, तभी वह सर्वांगसम होंगे। उसके एरो किरण भी आपस में इक्वल होना चाहिए। कोण रेखा, उसके बाद आ जाते हैं हम कहा, कोण रेखा के बाद आ जाइए गाइस, तीसरा पॉइंट
त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं जब उसके तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर हो, तब इसको कहते हैं एस 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 सर्वांग समता की कसौटी, कॉन्करेंस। कौन कॉन्करेंस? एस 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 कॉन्करेंस, एस 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 सर्वांग समता की कसौटी हम उसको कहते हैं। दूसरा होता है यदि दो ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल के दोनों साइड्स, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल हो। पहले ट्रायंगल के दो साइड्स जो है और उसके बीच का एक कोना दूसरे ट्रायंगल के संगत साइड, संगत भुजा, संगत भाग और उसके बीच के कोना के इक्वल हो, तो भी वे ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं गाइस। तीसरा बात होता है, थर्ड इसका टर्म हम लेते हैं, यदि दो ट्रायंगल का दो कोना और उसके बीच का एक साइड्स, दो कोना होना चाहिए और उसके बीच का एक साइड्स होना चाहिए, डबल एंगल और उसके बीच का एक साइड्स, ये दूसरे ट्रायंगल के डबल एंगल माना संगत कोण और उसके बीच के साइड्स भुजा के अगर इक्वल है तो भी वे ट्रायंगल क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तीसरा होता है RHS सर्वांग समता की कसौटी, यदि दो ट्रायंगल है उसके एक ट्रायंगल के समकोण दूसरे ट्रायंगल के भी समकोण के इक्वल हो, समकोण है तो 90 डिग्री का दोनों ट्रायंगल होगा ही, एक दूसरा पहले ट्रायंगल का कर्ण दूसरे ट्रायंगल के कर्ण के इक्वल हो और पहले ट्रायंगल में समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरे ट्रायंगल के समकोण बनाने वाली एक भुजा के इक्वल हो, तो भी वे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। तो ये RHS सर्वांग समता की कसौटी, SAS सर्वांग समता की कसौटी, ASA सर्वांग समता की कसौटी, ये तीनों चारों सर्वांग समता की कसौटी आपने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जानेंगे सर्वांग समता के बाद कि होता क्या है गाइस, दो समरूप त्रिभुज जिनके समबाहु, दो समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर है, तीनों भुजा, दो या दो से अधिक जितने भी समबाहु त्रिभुज है सभी समरूप होते हैं। दो वर्ग है तो भी वह समरूप होगा, दो वृत्त है तो वह समरूप होगा। अगर हम कह दे कि दो समरूप आकृतियों का उदाहरण दे तो वृत्त हम दे सकते हैं, समबाहु त्रिभुज उदाहरण में दे सकते हैं, वर्ग हम उदाहरण में दे सकते हैं, समचतुर्भुज हम उदाहरण में दे सकते हैं। दो समचतुर्भुज है। सेकंड बात, दो समरूप आकृति नहीं हो ऐसा उदाहरण या चार उदाहरण हमको कोई डिफिनेट करने के, तो हम कह देंगे बल्ब और लाइट, बल्ब और बोर्ड, डब्बा और बॉक्स, बक्सा, दोनों समरूप नहीं है। मोबाइल और मोमबत्ती आपस में समरूप नहीं है। मार्कर और ये बोर्ड आपस में समरूप नहीं है। इसी प्रकार का अगर सेम टू सेम दूसरा बोर्ड है तो वे आपस में समरूप है। तो गाइज आज हम समरूप से संबंधित जितनी भी थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत किया है इसके बारे में हम एक्सरसाइज फिर आगे रखेंगे। तब तक के लिए पप्पू सर को दीजिए विदा। फिर हम अगले हफ्ता फिर हम अगले क्लास में आप लोगों से पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा और हमारे थ्योरी को बहुत ठीक ढंग से देखिएगा। अभी आपको ज्योमेट्री में बहुत सारी थ्योरम बाकी है जो पढ़ना है। आपको थेल्स थ्योरी को पढ़ना होता है, पाइथागोरस थ्योरी को पढ़ना होता है। उसके बाद आपको इसमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को पढ़ने होते हैं। अंकगणित में जो है ये जो थेल्स थ्योरी है, थेल्स थ्योरी में इसके डिटेल्स को पढ़ना होता है। उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरी के भी डिटेल्स को इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात को भी इसमें पढ़ना होता है। फिर सर्कल का भी हम, वृत्त के भी थ्योरम को इसमें पढ़ते हैं। तो ठीक है गाइस, अगर आपको लगे कि हम कहीं मिस्टेक आपके सामने रखे हैं कोई बातों को, तो आप कमेंट्स कर जरूर हमें बताएंगे कि सर यहाँ आप थोड़ा मिस्टेक्स किए हैं। आपकी राय हमें मंजूर होगी और हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद गाइस। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए पप्पू सर को विदा। नमस्कार।